क्या हैप्पीनेस एक चॉइस है और इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन? Happiness is an understanding. अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अगर आपकी, तो मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में आप खुश रह पाओगे। क्या सक्सेस मिलने से इंसान को खुशियाँ मिलती हैं? ना सक्सेसफुल लोग खुश हैं, ना नॉर्मल लोग खुश हैं। खुश वो है जिसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस क्या कहता है, बेटा तू जो सोच मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा और वही तेरे जीवन में रियलिटी में वापस भेजूंगा। पर तुम अगर इसको निकार कर रहे हो कि ये मेरी रियलिटी से अलग है, मैं क्यों खुश रहूं, कोई बात नहीं, दुखी रहो, फिर आगे आने वाले दुख में कंप्लेन मत करना। भगवत गीता के अंदर 3 वृत्तियों के बारे में बताया है जिसका नाम है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक जो वृत्ति होती है वो क्या होती है, अपलिफ्टिंग। और जब तामसिक वृत्ति में चले जाते हैं वहां सब कुछ डिस्ट्रक्शन करने का ही मन करता है। तो आपको ये तय करना है कि मुझे भविष्य में चाहिए क्या। अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो फिर People are becoming addicted to validation. What is the solution for this? अगर हम इंसान हैं और हम जिंदा हैं तो कंपैरिजन होना बहुत नेचुरल है। कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन में ये देखो कि पेरेंट्स बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते, बच्चों ने सीखा ही नहीं पेरेंट्स से अप्रिशिएट करना, तो माँ बाप को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? मैक्सिमम टाइम अपने मुंह से ये कर नहीं No. ना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं। हर चीज में हम उसको रोक टोक सलाह से ही हमको लगता है कि हम उसको बेस्ट बना देंगे। ऐसा नहीं है। ना 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 सुन के बच्चा कभी ग्रोथ नहीं करेगा। डेंजरस है, बस उसी में रोको, बाकी उसको फ्लो करने दो। जिंदगी में ना हो सके उतनी बातों में यस मैन बनो, हर चीज को ट्राई करो। लाइफ में ना छोटा मोटा रिस्क भी लो, क्योंकि हम रिस्क लेने से भी डरते हैं और कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। इंसान ही ऐसा एक जीव है जिसको अपलिफ्टमेंट गिफ्ट में मिला, जिसको अवेकनिंग गिफ्ट में मिला, जिसको अपने आप को और बेहतरीन करना गिफ्ट में मिला। हम जो कर सकते हैं वो कमाल का है और हम जो कर रहे हैं वो शर्मनाक है। Hi ma'am, welcome to the Misfit Humans podcast. Yes, thank you so much. लाइफ में ना what I personally feel it's all about happiness and कुछ भी होता है, whatever happens in a person's life, the end goal I feel is peace. और peace तभी इंसान को मिलती है जब उसे खुशियाँ मिलती हैं। Like it's I personally feel कि जो infinity है, infinity sign है, उसका जो अंत होगा ना कहीं पे, वो कहीं ना कहीं खुशियों में ही होगा। It would be somewhere taking you or landing you at a point where there is happiness and nothing else. बहुत बेसिक क्वेश्चन से आई रियली वांट टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट टुडे, दैट इज क्या हैप्पीनेस एक चॉइस है, इज इट अ स्किल और इज इट लाइक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन? ओके, सो आई फील हैप्पीनेस, सबसे पहला तो हैप्पीनेस इज एन अंडरस्टैंडिंग। वाओ, आपकी समझ है हैप्पीनेस, राइट? आप समझते हो कि मुझे ज़िंदगी में हर पल में खुश रहना है और उसके लिए वो सारी एफर्ट्स लगाते हो, वो सारे आपकी ओर से वो सारे एक्शंस लेते हो जिससे आप खुश रह सको। और अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहे, मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अगर आपकी, तो मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में आप खुश रह पाओगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है पर अंदर ही अंदर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी हो जाओगे। तो पहली शुरुआत अगर हैप्पीनेस की करें तो वो एक समझ से आती है। लोग बोलते हैं as people say, and मैं क्यों लोगों के ऊपर ये बात डालूं, हम भी कहीं ना कहीं बैठ के ये बात ज़रूर सोचते हैं कि यार मैं खुश तब होऊंगा जब मेरे पास पैसा होगा, मैं खुश तब होऊंगा जब वो जॉब मिल जाएगी, मैं खुश तब होऊंगा जब मुझे वो लड़की मिल जाएगी या वो पार्टनर मिल जाएगा जिसको मैं चाहता हूँ। या वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल पीपल से, यार वो मैं ये चीज़ तब कर पाऊंगा या मुझे खुशी तब मिलेगी जब वो गाड़ी में खरीद लूँगा, राइट? क्या ये थिंकिंग सही है या ये थिंकिंग गलत है? ये थिंकिंग इसलिए गलत है क्योंकि आप ना अपनी हैप्पीनेस को बहुत सारे रीजंस की वजह से डिले कर रहे हो।
जबकि भगवान ने हैप्पीनेस आपके अंदर भर के रखी है। आप इस घड़ी इस मोमेंट में भी हैप्पी रह सकते हो, बट आप ये सोचते हो कि एक दिन आ जाने दो, एक दिन आ जाने दो जब सब कुछ सेटल हो जाने दो, मुझे वो पोजीशन मिल जाने दो, मुझे वो लड़की मिल जाने दो, मुझे वो गाड़ी मिल जाने दो, फिर तो खुशी का ही प्लान है ना। तो याद रखना, जब हम ये सोचते हैं कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, तो ये जिंदगी की गाड़ी ना ऐसे चलती है। आप एक दिन कर रहे हो और वो भी एक दिन आगे ही बढ़ता जाएगा। एक दिन करने वालों का एक दिन कभी नहीं होता। तुम आज उदास होके एक दिन की कल्पना कर रहे हो, तुम्हारे आज में उदासी ना, तो तुम्हारे कल में उदासी ही है। शायद हो सकता है वो लड़की मिलने के बावजूद भी उदासी ही है, राइट? वो गाड़ी में बैठने के बाद या कंपनी में जॉब करने के बाद भी उदासी है। तो हैप्पीनेस को ना ऐसे डिले मत करते जाओ कि वो होने दो, बाद में देखा जाएगा। नो, इस पल में तुम खुश रहो। इस पल में तुम खुश हो तो तुम आगे हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करोगे, वरना हैप्पीनेस जिंदगी में मैनिफेस्ट नहीं होगी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। में एक बहुत अच्छा सीन है कि ऋतिक रोशन और कैटरीना एक रोड पे जा रहे हैं वॉक करते हुए। ऋतिक रोशन यही लाइफ की फिलॉसफी समझा रहा है। तो कहता है कि बस यही प्लान है, 40 के बाद सब पैसा कमाने के बाद, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद मैं अपने फेवरेट काम करूंगा, फिर मैं खुश रहूंगा। और कैटरीना तुरंत एक क्वेश्चन पूछती है जिसके आंसर में उसका मुंह खुला का खुला रहता है। वो क्वेश्चन है कि दोस्त, कौन गारंटी देता है कि तू 40 तक जिंदा रहेगा? ट्रू, राइट? तुम्हें क्या पता है? तुमने चलो 40 तक ये प्लान बनाया कि 40 तक सब कर लो, फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो, अचीवमेंट ले लो, बाद में मैं खुश रहूंगा। व्हाट इफ तुम 40 के बाद ही तुम्हारा टिकट कट रहा है, तो तुम बोलोगे सब कुछ कर लिया और खुश रहना ही बाकी रह गया। तो दैट मीन्स यू आर हैविंग ओनली रिग्रेट्स इन योर लाइफ। सब लोगों का ना एक ही दिमाग में थॉट होता है कि सक्सेस मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, सक्सेस मिल जाएगी तो मैं कुछ कर लूंगा, कुछ हो जाएगा, समथिंग विल हैपन इन माई लाइफ। एंड दिस सक्सेस वर्ड इज sucking in everything out of the people. That is what I personally feel, but I really want to understand from your end, क्या success मिलने से इंसान को खुशियाँ मिलती हैं? देखो, सक्सेस एक पिलर हो सकता है हैप्पीनेस का, पर सक्सेस हो तो ही खुश है ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सक्सेस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। पर मतलब जो इंसान ने जिंदगी में सक्सेस नहीं देखी वो भी आज खुश है, जिसके पास कुछ नहीं था वो भी आज खुश है। अब बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों को देखते थे, उन्होंने कोई सक्सेस नहीं पाई है, राइट? और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गौतम बुद्ध जैसे लोग, जिसके पास सब कुछ है, वो छोड़ छाड़ के भी खुश है। तो राइट, तो सक्सेस आप उसको एक पार्ट गिन सकते हो, चलो आप मतलब अपनी ज़िंदगी की जर्नी में, बट वो हो तो ही खुशियाँ हो। खुशी किसी की मोहताज नहीं है, तो खुशी इस पे निर्भर नहीं है। हाँ, अगर आपने ज़िंदगी की ऐसी डेफिनेशन बनानी कि मुझे सक्सेस मिलेगी तो ही मैं खुश रहूँगा, तो फिर तो बात खत्म हो गई। अगर ज़िंदगी की कोई भी छोटी परिस्थिति में भी आप फेल हो गए तो फिर आप दुखी है। You have experienced a lot of things with a lot of clients, right? आपने बहुत लोगों के साथ बातें करी हैं और मुझे लगता है कि जब तक एक इंसान से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बातें ना करे तब तक उसको रियलिटी समझना या उसके लिए रियलिटी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपके हिसाब से क्या सक्सेसफुल लोग ज़्यादा खुश होते हैं या वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं जो कि एक सिंपल लाइफ जीते हैं, हु आर नॉट सो सक्सेसफुल, जो कि हम लोगों ने एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं? सिंपल कहूँगी, ना सक्सेसफुल लोग खुश हैं ना नॉर्मल लोग खुश हैं। खुश वो है जिसका माइंडसेट सही है, क्योंकि घर में डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, चेहरे पे मेकअप सेट हो, पर सही माइंडसेट ना हो, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। सही माइंडसेट क्या है? सही माइंडसेट ये है कि ज़िंदगी की जो भी परिस्थितियां हैं उसका हम स्वीकार कर रहे हैं, ज़िंदगी में जो नहीं है उसे निगलेक्ट करके ज़िंदगी में जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारे रिश्तों में हम अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, चीज़ों को हम लेट गो कर रहे हैं, अपने फेलियर्स को एज अ टीचर समझ के उसमें से कुछ सीख रहे हैं। जब हम अंदर से सॉर्टेड होते हैं तो उसको मैं कहती हूँ सही अंडरस्टैंडिंग है, और वही अंडरस्टैंडिंग वाले लोग सही माइंडसेट रख पाते हैं और वही लोग ज़िंदगी में खुश रह पाते हैं। मेरी लाइफ में एक परेशानी चल रही है, राइट? आई एम गोइंग थ्रू अ टफ फेज ऑफ माई लाइफ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फॉर मल्टीपल रीजन्स आई एम लैगिंग बिहाइंड फाइनेंशियली, फॉर मल्टीपल रीजन्स आई लॉस्ट समवन हु वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई हैड टू गो थ्रू अ ब्रेकअप, राइट? अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान फंसा हुआ है और वो परेशान है अपनी ज़िंदगी से एक्चुअल में, तो वो खुश कैसे रहे? मतलब इफ सो मच इज गोइंग ऑन इन समवन्स लाइफ, isn't it difficult for the person to be happy? ओके,
फिर इंसान खुशियाँ ढूंढता है बट उसको मिलती नहीं, क्योंकि अंदर से तो वो परेशान है, अंदर से वो टूटा हुआ है, जेब में पैसे नहीं है, राइट। सिंपल लाइफ तो वो जी लेगा। आपने कहा कि एक इंसान जो बहुत सक्सेसफुल है खुश वो भी नहीं है, और एक इंसान जो एक सिंपल लाइफ जी रहा है वो भी खुश नहीं है। बट मैं तो परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं कैसे खुश रहूँ? where do I find that feeling जो मुझे खुश रख सकती है, that thought that can make me happy, or is there anything in particular that can make me happy? ये क्वेश्चन लेके हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे वर्कशॉप में आते हैं। हम बोलते हैं आप क्यों आए हो वर्कशॉप में? तो बोलते हैं बस यही आपने जो वो दोहराया वही क्वेश्चन वही लोग भी कहते हैं। काउंसलिंग में भी यही क्वेश्चन लेके आते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारा सब तकलीफें चल रही है, अब इस घड़ी में खुश कैसे रहूँ? तो मैं उनको सिंपल 2-4 क्वेश्चन पूछती हूँ और आंसर उनके सामने होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओके, तुम्हारी लाइफ में ब्रेकअप हो गया है, तुमने किसी को खो दिया है, तुम्हारी ज़िंदगी में पैसों की तकलीफ चल रही है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रबल चल रहे हैं। अब मुझे ये आंसर बताओ, क्या यही परिस्थितियाँ उसी में तुम आगे चलना चाहते हो, इससे भी और वर्स्ट करना चाहते हो, कि इससे ऊपर उठ के बेहतर होना चाहते हो? क्या इसी में रहना चाहते हो, इससे बुरा करना चाहते हो, ऐसे बेहतर होना चाहते हो? तो एवरीवन डेफिनेटली एक ही आंसर देगा, दुनिया का हर एक इंसान, दैट इज नहीं, मुझे परिस्थितियाँ बदलनी, मुझे बेहतर रिजल्ट चाहिए। तो मैं उनको यही कहूँगी कि तुम्हारा जो प्रेजेंट होता है ना, वो क्या होता है? PRE+SENT। प्रेजेंट का स्पेलिंग क्या है? PRE+SENT। PRE मतलब प्री एंड सेंट मतलब भेजा हुआ, पहले से भेजा हुआ जो चीज़ है ना वो तुम्हारा प्रेजेंट है। तुम्हारे पास्ट में जो जो गलतियां अनजाने में हो गई ना वही मैनिफेस्ट होके तुम्हारा प्रेजेंट बन के आई है। और आज प्रेजेंट में तुम जो कर रहे हो ना, ये जो अभी की मूवमेंट है वो पास्ट ने भेजी हुई है, पर आज जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हारा भविष्य बना रही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो आप अपने भाग्य के विधाता, भाग्य का निर्माण कर रहे हो। और इस घड़ी में अगर आप अपने फ्रस्ट्रेशन में हो, दुखी हो, एंड मैं अग्री करती हूँ येस आप दुखी हैं क्योंकि आपके साथ ऐसी घटनाएं घट गई है, पर मुझे बताओ क्या तुम्हारे दुखी रहने से अच्छे नतीजे मैनिफेस्ट होंगे, कि तुम्हारे जीवन में खुश रहने से अच्छे नतीजे मैनिफेस्ट होंगे? तो लॉजिक क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि अगर तुम्हें नतीजे बदलने हैं तो तुम्हारे अपने वाइब्रेशंस को बदलना होगा। अगर इसी वाइब्रेशन में कोई बंदा रह गया, अग्री करती हूँ तुम्हारी परिस्थिति गलत है, पर अगर उसमें आप रह गए तो ऐसी ही परिस्थितियाँ और भविष्य में आएगी। अगर आप बहुत दुखी नहीं है पर अगर आप जिंदगी में खुश भी नहीं रहेंगे तो उसी ऑरा में आप रहेंगे। पर अगर आपको भविष्य का ऑरा बदलना है तो उस घड़ी में ही, सबसे मुश्किल घड़ी में ही तुम्हें हैप्पीनेस प्रैक्टिस करना है। 3 इडियट्स में क्या कहा है? जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स हो तब कहो ऑल इज वेल। ऐसा नहीं सब सही है तब तो ऑल इज वेल है ही है, तब कहने की क्या जरूरत है, सब सही है। पर जब तकलीफ की घड़ी आई ना तब कहो ऑल इज वेल। जैसे भगवत गीता में क्या लिखा है कि कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, कितनी भी तकलीफें हैं, बस एक थॉट अपनाओ, दैट इज जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। किस लिए है? कि हम उसमें से भी पॉजिटिवली बाहर आ पाए। क्योंकि भगवत गीता में ये अर्क है कि आप अगर नेगेटिव परिस्थिति में माइंड को नेगेटिव आप रखोगे तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि तेरा माइंड ही है जो अगर तू सही इस्तेमाल कर ले तो तेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, यानी तेरा सबसे बढ़िया दोस्त बन सकता है। और ये माइंड ही है, अगर नेगेटिव इस्तेमाल करेगा तो तेरा दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु तेरा माइंड ही बनेगा। हमें बाहर के शत्रुओं से खतरा नहीं है, हमारे अंदर के शत्रु से खतरा है, और वो है हमारा माइंड। तो कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ होना, देन ऑल्सो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। हमारे वर्कशॉप में हम बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं, मेडिटेशंस हैं, वो कुछ भी कर सकते हो आप। अच्छी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो आप, अच्छे पॉडकास्ट वीडियोस देख सकते हो, जो भी कर सकते हो। पर माइंड को चेंज करने के लिए कुछ भी एफर्ट डालो। अगर नेगेटिव में रह गए तो नेगेटिव ही आएगा, पर चेंज कर लिया, इस घड़ी शिफ्ट कर लिया ना, तो आने वाला भविष्य बेहतरीन बनेगा। What you're trying to say is it is all about being positive, right? Yes. चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। सब लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट एवर द सिचुएशन इज। जिंदगी में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी पॉजिटिविटी का मैं क्या करूं जो कि मेरी रियलिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है? माई रियलिटी इज दैट आई एम इन अ प्रॉब्लम एंड दैट इज द ट्रूथ। कहाँ से लाऊं मैं वो पॉजिटिविटी? कहाँ, क्या करूँगा मैं उस पॉजिटिविटी का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पॉजिटिविटी? हाउ विल दैट पॉजिटिविटी हेल्प मी, जिस पॉजिटिविटी की वजह से मेरी रियलिटी इग्नोर हो रही है? सही बात है, वेरी ट्रू। बट मैं कहूँगी कि ओके, तो आप पॉजिटिव मत रहिए, तो आप दूसरा रिएक्शन क्या देंगे? नेगेटिव देंगे। आप क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे। आप क्या करेंगे? परिस्थिति को कोसेंगे।
आप क्या करेंगे? दुखी रहेंगे। आप क्या करेंगे? टेंशन में रहेंगे। आप क्या करेंगे? रोएंगे इस परिस्थिति पे। ठीक है, ये सारे देखो, हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो हमारे पास दो रिएक्शन है कि आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियली, पर हम पॉजिटिव रहने का प्रयास करें और न ही ये नहीं सिलेक्ट करना। तो हम नेचुरली क्या करेंगे? बाय नेचुरल तो यही होगा कि हम दुखी रहेंगे। रिजल्ट कहाँ से आगे पॉजिटिव आ रहे हैं? अगर ये दोनों परिस्थिति में देखने जाओ तो अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी हो या द सीक्रेट किताब पढ़ी हो, बहुत बढ़िया फिल्म बनी इसके ऊपर, आप देखिएगा। 20 साल पहले फिल्म आई पर आज तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ, दुनिया के बड़े बड़े ऑथर, स्पीकर्स, साइकोलॉजिस्ट इसके अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने ढेर सारी चीज़ों को पढ़ा और उसके ऊपर से रिसर्च किया। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे इंसान है, आप इंडियन है कि अमेरिकन है, बड़े हैं कि छोटे हैं, वो तो यही कहेगा ऊपर से छलांग मार बेटा, मैं तो तुझे खींच लूंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस क्या कहता है? बेटा तू जो सोच मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा और वही तेरे जीवन में रियलिटी में वापस भेजूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, यही तो लॉ है। तो अगर तू ओरिजिनली, आर्टिफिशियली तो आर्टिफिशियली, पर अगर तू पॉजिटिव रहेगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? उसे इमोशंस को खींचेगा और धीरे धीरे तेरी जिंदगी में सही परिस्थितियां आने लगेगी। पर तुम अगर इसको निकार कर रहे हो कि ये मेरी रियलिटी से अलग है, मैं क्यों खुश रहूं? कोई बात नहीं, दुखी रहो, फिर आगे आने वाले दुख में कंप्लेन मत करना। अब एक बात बताओ, क्या हर वक्त पॉजिटिव रहना ज़रूरी है या एक इंसान को अपनी लाइफ में नेगेटिव भी फील करना चाहिए? इज़ इट राइट टू फील नेगेटिव ऑल्सो, या फिर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपनी लाइफ में चूज़ करनी चाहिए? नो नेगेटिविटी एट ऑल। भगवत गीता के अंदर 3 वृत्तियों के बारे में बताया है जिसका नाम है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। और उसमें बताया गया है कि सात्विक जो वृत्ति होती है वो क्या होती है? अपलिफ्टिंग, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में चले जाते हैं, सब कुछ सही होता है, हमारे अंदर की भावना सही होती है। और जब तामसिक वृत्ति में चले जाते हैं वहाँ सब कुछ डिस्ट्रक्शन करने का ही मन करता है। जैसे उसमें समझाया जाता है कि भाई राक्षसी वृत्ति जो होती है वो हमेशा तामसिक होती है। राक्षसों को हमेशा सब लोगों को डिस्टर्ब करने में कितना मजा आता है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड वहाँ की तामसिक वृत्ति। तो तामसिक जो है वो एक नेगेटिव वृत्ति के अंदर चला जाता है, सात्विक जो होती है वो एक पॉजिटिविटी की वृत्ति में चला जाता है। तो आपको ये तय करना है कि मुझे भविष्य में चाहिए क्या। अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो फिर हर घड़ी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि इट्स ओके जो भी मिले, तो फिर आप नेगेटिव सोच सकते हो, क्योंकि आपके ही रिएक्शन आपके जीवन में वही एक्शन, मतलब आपके एक्शन रिएक्शन आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हर घड़ी पॉजिटिव इसीलिए भी रहना है क्योंकि हम जब पॉजिटिव रहते हैं ना तभी हम अपलिफ्टिंग फील करते हैं। और मैं तो कहती हूँ आप खुद ही तय करो आपको किस में मज़ा आता है। जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, तब आपको अच्छा लगता है, या जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं तब आपको अच्छा लगता है? आपका बॉडी तुरंत जवाब दे देता है। आप किसी की भी बुराई करो, कभी भी नेगेटिव सुनो, आप नेगेटिव सोच के देखो, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, राइट? हाँ, हम उसके एडिक्ट बन के सिंपैथी के कारण उस जोन में रहते हैं, पर अच्छा तो तब लगता है जब हमारी ज़िंदगी में सब सही होता है, खुश होते हैं हम लोग, राइट? तो वैसा ही ज़िंदगी में चाहिए। तो व्हाई नॉट टू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। इसीलिए तो कहते हैं महान लोगों में क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड। बट क्या एक इंसान को अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि आ तो रही हैं, राइट? या उनको सप्रेस कर देना चाहिए, या फिर एक इंसान को अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए? एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज़ इट पॉसिबल। ओके, मैं सिंपल कहूँगी कि अगर आपको कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, बट आप सदी के उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे आपको दुनिया भर के साइंटिस्ट से लेके ऑथर से लेके ऐसे वीडियो में मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच सब अपने अनुभव से बता रहे हैं। और दुनिया के आप देखो, शास्त्र देख लो, एक्सपर्ट लोगों को देख लो, आज वेस्टर्न साइंस भी देख लो, इतनी बुक्स लिखी गई, इतना रिसर्च किया गया एक बात के ऊपर कि विचार एक तरंग है, विचार ब्रह्मांड में जा रहे हैं, विचार जिंदगी में हकीकत में बन के आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कब कौन सी घड़ी हमने क्या सोच लिया और वही जिंदगी में हमें आगे चल के भुगतना पड़ा। तो जब हमें ये पता है तो व्हाई नॉट टू हैव दैट अवेयरनेस कि हम ट्राई करें कि मैक्सिमम टाइम हम पॉजिटिव विचार करें। देखो, कोई 100% पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकता,
वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो, मोदी जी क्यों ना हो, वो हम खुद क्यों ना हो, हम इंसान हैं। तो नेगेटिविटी तो आएगी क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारी परिस्थिति ऐसी, हम ह्यूमंस, हमारा नेचर। अगर हम हमेशा ही पॉजिटिव होते तो हम देवी देवता होते ना, भगवान होते, हम इंसान हैं। तो वो आएगा, वो आना गलत नहीं है। आज मैं इतना सबको सिखाती हूँ, पर मेरी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम डाउन फील करते हैं, हम बुरा फील करते हैं, दैट इज ओके। मेरी लड़ाई ये बात से है कि मैं डाउन फील अगर इसको नहीं जानती थी तो मैं 4 दिन तक रहती थी। आज मैं डाउन फील कर रही हूँ तो मुझे 2 घंटे में अपने आप को शिफ्ट करना है। सही बात है। दैट इज आवर जर्नी। बुरा फील करने में कोई गलती नहीं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, सब कुछ हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। पर जैसे ही वो आए, हम एक अवेयरनेस दिखा सकते हैं ना कि हाँ मैंने तो नेगेटिव सोच कर लिया है और क्या मैं उसको भुगतना चाहता हूँ, नहीं भुगतना चाहता हूँ। ओके, तो लेट मी शिफ्ट माई फोकस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो नहीं चाहिए उसको सोचने से अच्छा क्या चाहिए, क्यों ना उस पर शिफ्ट किया जाए फोकस। यानी जिंदगी में ना हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अनचाही चीज़ों के प्रति बड़े क्लियर है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, पर तुम्हें चाहिए क्या, तुम उसके ऊपर शिफ्ट करो ना फोकस। सो ना ही उससे लड़ाई करनी है नेगेटिव विचार से, ना ही उसे सप्रेस करना है, बस उसे रिप्लेस करना है। किससे? जो तुम्हें चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है, जो पॉजिटिव थॉट है। और वही जो चाहिए उसकी, once we get that right, we will have our own peace of mind, even if मेरे सराउंडिंग में, मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं या मेरी सराउंडिंग्स में बहुत नेगेटिविटी होने के बावजूद भी। सो ये एक जर्नी है जिसमें आप लग जाते हो, राइट। आज ऐसा नहीं है कि आपने ये सब कुछ कर लिया, मतलब 2 घंटे में मुझे इंस्टेंट वो 2 मिनट वाली मैगी या 2 मिनट वाला ब्लिंकेट, ये नहीं है सब कुछ कि आपने 2 मिनट कर लिया हो जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसमें आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर करके अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप वो मेंटल स्टेट को एक्वायर कर सके। जैसे एग्जाम्पल, महावीर भगवान थे, गौतम बुद्ध थे, संत कबीर थे। ये सब संत क्या करते थे? वो एक एटर्नल पीस की तलाश में, वो अंदर के वो आनंद के स्टेट के तलाश में ही तो प्रोसेस में उतर गए थे। और जब वो सालों तक तपश्चर्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो वही चीज़ें उजागर करते हैं अपने ज़िंदगी में और वही चीज़ें वो पाते हैं। तो जर्नी ये है कि हम एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता, ये 2 मिनट वाली मैगी नहीं है, पर इसकी प्रोसेस में धीरे धीरे लग जाना है। तो जैसे आप इसमें लगोगे ना, तो आप देखोगे कि पीस का जो लेवल है ना, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। आपका एवरीडे डे टू डे लाइफ स्टाइल आप देखना काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, काफ़ी बेटर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिसेस अगर आपने 2-5 साल कर ली, तो आप ये देखोगे कि यार 5 साल पहले मैं कोई अलग वर्जन का था और आज देखो मैं कितना ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। कभी कभी एक इंसान को ना, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम बैठ के बात कर रहे हैं, एंड when we talk about negativity, I know there is a lot of negativity around me, but मुझे उन negative energies को words में लाना आपके सामने is actually a difficult task, right? कि क्या मैं अपने ऑफिस के उस इंसान को नेगेटिव बोल दूँ? नहीं यार, वो तो मेरी मदद भी करता है, बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है। because of that person मेरी प्रोग्रेस रुकी हुई है। What are the most common negative thoughts or negative things people talk about when they come to you कि ये चीज़ है जो कि बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है मेरी लाइफ में, which is actually blocking the person's progress? सबसे ज़्यादा अगर आप मुझे पूछेंगे कि लोग हमारे पास जब काउंसलिंग में आए या प्रोग्राम में आए, तो सबसे बड़ा जो कॉमन मतलब प्रॉब्लम लोगों को हेल्थ के भी लेके आते हैं, करियर के भी आते हैं, पैसों के भी आते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो उनको नेगेटिव बनाते हैं, वैसे अगर प्रॉब्लम देखें तो वो है रिलेशनशिप। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा सुख और इंसान को सबसे ज़्यादा दुख अपनों से ही मिलता है। वो अपनों से ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और अपनों के एक्ट से ही कई बार ज़्यादा खुश होता है। तो हमारी खुशी और हमारा दुख है ना, अपनों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। अपने माने में समाज की दुनिया की बात नहीं करी, पर जो हमारे कोर, हमारा जो इनर सर्कल है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट पीपल है, तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि अपनी और अपनों की लाइफ दोनों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, दोनों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सके, उसके लिए हमेशा एफर्ट्स लगानी चाहिए। हमेशा ऐसे स्टेप्स उठाओ ग्रुप में। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फैमिली के साथ मूवी पे जाते हो, फैमिली के साथ डिनर पे जाते हो, तो फैमिली के साथ आप रिट्रीट्स में क्यों नहीं जाते?
हमारे वर्कशॉप में जब लोग आते हैं ना, तो जब वो सिंगल आते हैं हम उनको खास कहते हैं कि व्हाई यू डोंट ब्रिंग योर फैमिली, क्योंकि घर का एक सदस्य पॉजिटिव हो गया पर घर वाले 4 नेगेटिव रहेंगे तो कब तक टिकेगा, वो तुझे अपने जैसा ही बना देंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप के इसी पे है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, पेरेंट्स चिल्ड्रन के झगड़े, भाई भाई के अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम और बहुत सारे ब्रेकअप इश्यूज़, ये इश्यू वो इश्यू, और फिर वो पूरा माइंड जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा अगर रिलेशनशिप को सॉर्ट करने में फोकस करें, ऐसी एफर्ट्स डालें, ऐसा लर्निंग ले, ऐसा कोचिंग ले, ऐसे एक्शंस करें जिससे हमारे रिश्ते ठीक होने लगे। रिश्ते ठीक होंगे ना तो डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस का इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। इस असमंजस भरी दुनिया में मैं खुशियाँ कहाँ से ढूंढ के लाऊं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि यार आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार थ्रू आउट द डे मेरे पास तो 24 ही हैं, आपके पास भी 24 हैं, उसके पास भी 24 हैं, वो खुश क्यों हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे 24 घंटे क्या पूरे नहीं हो रहे। तो इन दिस लाइफ जहाँ पे सुबह से शाम तक की भाग दौड़ है, वेयर डू आई फाइंड माई हैप्पीनेस? ज़िंदगी में ना अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपसे ऊपर के लोगों को देखो जिससे आप इंस्पिरेशनल थॉट्स ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। पर ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने से नीचे के लोगों को देखो जिससे आप ज़िंदगी का लेसन ले सकते हो कि भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया। हम हमेशा उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, खुश रहने के लिए हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, ओ इसके पास तो कितना है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। और सक्सेसफुल पाने के लिए हम लोग देखते ही नहीं है, हमारे से नीचे के लोगों को देखते हैं। तो उससे हम डीमोटिवेट रहते हैं कि सब नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूँगा, सब रील देख रहे हैं मैं भी रील देखूँगा, सब मूवीज़ देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं भी ये करूँगा। तो गलती हम यहाँ करते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों से इंस्पिरेशनल थॉट्स लो, इंस्पिरेशन लो और ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ये देखो कि तुम्हारे पास कितना है। हमें कंपैरिजन सिंड्रोम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एज वी ऑल आर सीइंग। बहुत टाइम से मैं ये चीज़ बहुत पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ दैट आई विल ब्लेम सोशल मीडिया फॉर दैट टू समवेयर, कि लोग उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा, ओ शी लुक सो प्रिटी, आई डोंट लुक सो प्रिटी, इस इंसान के पास ये चीज़ें हैं। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि जब तक हम दूसरों को देख के कंपेयर करते रहेंगे अपने आप को, आई डोंट थिंक कि कोई सल्यूशन निकलने वाला है। बिकॉज पीपल आर बिकमिंग एडिक्टेड टू वैलिडेशन, राइट? वो कंपैरिजन में वैलिडेशन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ द सल्यूशन फॉर दिस? देखो, कंपैरिजन तो नहीं करनी चाहिए, हम हमेशा बात करते हैं, पर हमारी लाइफ से कंपैरिजन आज एलिमिनेट भी नहीं हो रही है, राइट? हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है करो, पर उन लोगों के साथ करो ना जिसके पास तुमसे कम है, वो भी तो देखो। एक बार हुआ क्या कि एक इंसान है जो ऑफिस में काम कर रहा है, उसके पास वो कंपनी का बड़ा मैनेजर है, पर ज़िंदगी से त्रस्त है कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम है। और अचानक उसकी नज़र पड़ती है और रास्ते पे एक इंसान है जो सड़क के किनारे बैठ के अपनी सब्जियां बेच रहा है, और उसको देख के उसकी तुरंत कंपैरिजन हो जाती है। और वो कंपेयर क्या करता है कि वाह, आज मेरी ऑफिस में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सारा टेंशन है, पर भगवान थैंक यू कि मैं सड़क पे नहीं हूँ। सड़क वाला इंसान बैठा बैठा कंप्लेन कर रहा है, मेरी लाइफ तो देखो कैसी है वैसी है। एंड अचानक उसकी नज़र पड़ती है, वहाँ से एक भिखारी गुजरता है और वो भगवान को थैंक यू कहता है कि हे भगवान, चलो मैं सड़क पे तो हूँ पर मेरे पास कोई काम है, मैं सब्जियाँ बेच रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो भिखारी है ना, वो भी कंप्लेन कर रहा है, लाइफ ऐसी है वैसी है। अचानक उसके सामने से एक पागल गुजरता है और वो कहता है कि ठीक है भगवान थैंक यू, मैं भिखारी हूँ पर मैं पागल नहीं हूँ। अब वो पागल भी कंप्लेन में लगा हुआ है, मेरे को पागल बना दिया ये वो, पर अचानक उसके सामने से एक एम्बुलेंस गुजरती है और वो देख के सोचता है कि भगवान थैंक यू, मैं पागल तो हूँ पर मैं बीमार नहीं हूँ। और जो एम्बुलेंस में इंसान हॉस्पिटल पहुँचता है वो कंप्लेन करता है कि मेरी हेल्थ इतनी ख़राब क्यों, आईसीयू में जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। और अचानक उसके सामने से एक डेड बॉडी गुजरती है और वो उसको देखता है, कंपेयर करता है और कहता है वाह थैंक यू भगवान, मैं बीमार हूँ पर मैं ज़िंदा हूँ। और अब वो जो मुर्दा इंसान है और किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है और वो कंप्लेन भी नहीं कर रहा है और ना ही वो थैंक यू बोल रहा है, उसको कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मर गया है।
तो जब अगर हम इंसान हैं और हम जिंदा है तो कंपैरिजन होना बहुत नेचुरल है, पर कंपैरिजन हम ऐसे लोगों के साथ क्यों ना करें जिससे हम अपलिफ्टेड फील करें। हम ये भी तो सोच सकते हैं ना हमारे साथ कितना सब कुछ है। तो आपके जीवन में जो है उसे अप्रिशिएट करते चलो, कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन में ये देखो कि हाँ तुम्हारे पास कितना सब कुछ है, इस दुनिया में कितने सारे लोग कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, हर रोज कैसे कैसे किस्से आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। एंड थैंक गॉड हमारे साथ सब कुछ सही है। तो कंपैरिजन करना है तो करो, पर ऐसी चीज़ों से करो जिससे आप अच्छा फील कर सकें। व्हाट एग्जैक्टली इज वैलिडेशन एडिक्शन? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, इंटरनेट पे रेगुलरली देखते हैं दैट पीपल आर फॉलोइंग लाइक्स, व्यूज़, मतलब सब कुछ नंबर्स का हो गया है, राइट? कि मेरे को व्यूज़ आएंगे तो ही कुछ अच्छा फील होगा मुझे आज, राइट? लाइक्स और अप्रूवल के लिए ना लोग एडिक्ट हो गए हैं। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर वैलिडेशन एंड नथिंग मोर। ठीक है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ इस फैक्ट को दैट वैलिडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरीबडी नीड्स वैलिडेशन इन लाइफ। आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसका अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको वैलिडेटेड फील होता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया, मुझे अच्छा लग रहा है। बट वाई इज़ इट लाइक पीपल आर इन कंप्लीट कंपैरिजन मोड इवन व्हेन इट कम्स टू वैलिडेशन? उन्हें लगता है कि यार अगर मुझे वैलिडेशन नहीं मिली, अगर मुझे किसी ने लाइक नहीं किया, अगर किसी ने मेरे बनाए हुए कंटेंट पे अप्रूवल नहीं दिया है, कमेंट नहीं किया, तो मेरी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं दे हैव स्टार्टेड टू फील कि उनकी सेल्फ वर्थ भी खत्म होती जा रही है बिकॉज पीपल आर नॉट लाइकिंग द वीडियो दैट दे हैव क्रिएटेड। क्या इंसान इतना ज़्यादा वैलिडेशन का भूखा हो गया है कि उसको लगता है कि उसकी सेल्फ वर्थ ही खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ समवन डिड नॉट लाइक देयर रील? ये पूरी मैटर है ना एक सब्जेक्ट की ओर इशारा करती है, और जिस सब्जेक्ट का नाम है सेल्फ लव। जहां आप फील करते हो कि आई एम नॉट वर्थ इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ। ये वही लोगों के साथ होता है। देखो, लाइक मिलना या आपके ऊपर कमेंट आना, दैट इज़ गुड। आपको वैलिडेशन चाहिए, दैट इज़ गुड। बट अगर वो ही आपके खुशी का आधार बन गया है कि वो मिला तो मैं खुश हूँ और वो मैं नहीं मिला तो मैं दुखी हो गया हूँ, दैट मीन्स आप सिंपल समझ लीजिएगा कि आप ना अपने आप से प्यार नहीं करते, आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद को इनफ नहीं समझते, खुद को इतना वर्थ ही नहीं समझते कि जिससे मतलब दुनिया कहे तो ही आप इनफ है, वरना आप इनफ नहीं है। तो उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ना सेल्फ लव की करनी चाहिए कि दुनिया अप्रिशिएट करे या ना करे, दुनिया क्रिटिसाइज़ करे या ना करे, जो भी दुनिया को करना है, मुझे जो करना है मैं करता रहूँगा। मैं आपको कहूँगी इसके लिए आप रोल मॉडल ले सकते हो मोदी जी, राइट? अब देखिए कि मोदी जी की लोग सराहना करें या ना करें, मोदी जी को कितना भी क्रिटिसाइज करें या उनको सपोर्ट ना करें, उनको जो करना होता है वो हमेशा करते हैं। अगर आप सोचो कि अगर क्रिटिसिज्म के डर से उन्होंने चीज़ें छोड़नी शुरू कर दी होती तो शायद आज इस मुकाम पे भी नहीं होते। और ये हर एक बड़े बड़े इंसानों की कहानी है। तो बड़े इंसानों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है ना सेल्फ के साथ कनेक्शन, सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस, सेल्फ के ऊपर लव, वो पहले होता है। तुम और सच में ये भी होता है कि जब तुम खुद को प्यार करना शुरू करते हो और जब तुम खुद को वैलिडेशन देना शुरू करते हो, दुनिया भी तुम्हें देगी। पर तुम सेल्फ डाउट के साथ भरे हुए हो और इंतज़ार करो कि कोई आए और हाँ भाई हाँ मेरा अप्रिशिएशन दे के जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आई थिंक दैट्स सच अ गुड आंसर कमिंग फ्रॉम योर एंड कि अगर एक इंसान सेल्फ लव प्रैक्टिस करे, खुद से प्यार करे, तो उसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत है ही नहीं। एंड जिस चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज़ फियर। हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इट्स नॉट द वैलिडेशन दैट यू वांट फ्रॉम पीपल, it is the fear that you will miss out on things if the validation is not provided or given to you. अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि how does the human mind store fear? देखो, fear जो होता है एक्चुअली हमारे NLP की भाषा में तो ये कहा जाता है कि देर आर वेरी फ्यू फियर्स, लाइक आई थिंक 2 फियर है जो हमें इनबिल्ट मिलते हैं, जिसमें से एक होता है हाइट का फियर, जो नेचुरली हमारे अंदर ही होता है। तो ऐसे ही कुछ रियल फियर जो इंसानों को मिले हैं, बाकी की सारी चीज़ें ना काइंड ऑफ फोबिया जैसी है। यानी हम जब बच्चे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर किया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल सांप है, हम देखा आपने कि छोटा बच्चा होता है तो सांप को पकड़ने भी भाग जाता है,
राइट, उसको कोई डर नहीं लगता। फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं, सांप डेंजरस है बेटा मत करो। सही बात है, अपने सांप के बारे में उसको अवेयर किया और उसको कहा कि डरो। जैसे फियर को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं ना, फियर हमेशा नेगेटिव नहीं है, फियर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमें फियर ही ना हो तो हम अपने आप को बहुत सारे डेंजर जोन में डाल देते हैं, राइट। फियर बहुत ज़रूरी है कि जब सामने आग हो तो हमें डरना ही चाहिए, पागल नहीं बनना है कि आग में कूद जाओ। जब सामने कोबरा हो तो नेचुरली हमें डरना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कोबरा के साथ खेलने लगो। तो डर एकदम बुरी चीज़ है ऐसा नहीं है। डर कहाँ बुरी चीज़ है, जहाँ रियलिस्टिक चीज़ें हैं वहाँ डर रहे हो वैलिड है, पर जहाँ अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं और आपको डर लग रहा है वहाँ तकलीफ है। हमें उस डर से सामना करना है। और वो डर कौन सा है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। हम जो घटना घटी भी नहीं है उसका भी टेंशन लेके डर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें करने से डर रहे हैं। क्या ओवर थिंकिंग फियर का ही एक रिजल्ट है? ओवर थिंकिंग की वजह से भी फियर मैनिफेस्ट होता है। बट क्या फियर के वजह से ओवर थिंकिंग इंसान ज्यादा करना शुरू कर देता है, या फिर ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसको डर ज्यादा बढ़ जाता है? जैसे सिक्के के दो पहलू कहते हो ना, मैं कहती हूँ एक बॉल है और उसकी सारी ये पहलू है, सारे एस्पेक्ट है, फियर, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब भाई बहन है, सब साथ में ही रहते हैं। एक आएगा तो दूसरे को पकड़ के ले आएगा। एग्जैक्टली जैसे नेगेटिव फीलिंग एक दलदल के समान है, एक में घुसे अंदर घुसते जाओगे और 10 आएगी। एग्जैक्टली पॉजिटिविटी में भी यही है, आप एक फीलिंग पॉजिटिव पकड़ोगे तो उसमें से 10 और फीलिंग निकल के आएगी। आप खुश रहोगे एग्जाम्पल, तो अपने आप होपफुल फील करोगे, आपको दूसरों के प्रति अच्छा भावना जन्मेगी, आप लेट गो करना इजीली शुरू कर दोगे। और आप जब गुस्से में रहोगे तो आपके अंदर जेलसी भी होगी, आपको माफ़ न करने की भावना भी होगी, आपको घृणा भी होगी। तो ये दोनों फीलिंग का अपना अपना पावर है। तो डर में रहोगे तो डर आपको ओवर थिंकिंग भी करवाएगा, डर आपको स्ट्रेस भी देगा, डर आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। मैम ये भी देखा जाता है, what has been seen is people are really scared, स्पेशली लोग अपने इमोशनल पेन को हील करने से ही सबसे ज्यादा डरते हैं। दैट इज व्हाट इट हैज बीन सीन, राइट। क्या हीलिंग इतनी पेनफुल होती है कि लोग जिस चीज से परेशान हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ इमोशनल ट्रॉमा और पेन दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, बट स्टिल वो कहते हैं यार आई डोंट वांट टू हील माई सेल्फ। इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ healing their emotional traumas and pain? क्योंकि इसमें मैं सिंपल कहूँगी, ये है ना लेस एजुकेशन है हमारा, अनअवेयरनेस है हमारी। हमें लगता है कि हम उस ट्रॉमा को हील करने जाएंगे और हम उस ट्रॉमा की वजह से बहुत पेन में चले भी गए हैं पास्ट में, तो हमारा मन ना कभी हमको उस पेन में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए वो बोलेगा नहीं नहीं इसको याद मत करो, इसको याद करोगे वापस वही दुख तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बट हीलिंग क्या कहता है कि तुम उसे निकालो और उसे डिलीट करो। तो लोग है ना वापस उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, इसलिए वो डरते हैं इसलिए ओपन नहीं करते इसलिए वो डिलीट नहीं होता। तो ये तो क्या बात हो गई पता है, मेरे घर में बहुत सारा कचरा है, मैं उसको साफ नहीं करना चाहती, उसके ऊपर कपड़ा ढक देना चाहती हूँ। अब कोई बात नहीं, कचरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कचरा नहीं, कचरा अंदर है और सड़ेगा, एक दिन सड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो वो सड़े उससे पहले उसे हील करो, ठीक करो, रिमूव करो। ऊपर जैसे ये तो कैसी बात हो गई, नहाना नहीं है, स्प्रे मार के घूमना है। कब तक चलेगा? आई वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। क्या होता है एग्जैक्टली जब हम अपने पुराने किसी ट्रॉमा को या फिर इमोशनल पेन को रिलीज करते हैं थ्रू थेरेपी? सो हमारी जैसे वर्कशॉप में एक टेक्निक हम कराते हैं जिसका नाम है नेगेटिविटी रिमूवल। तो हमारा 2 days प्रोग्राम में फर्स्ट डे ही शाम को ये एक्टिविटी होती है। इट्स लाइक 3 to 4 hours ऑफ प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है कि हम उनको पास्ट में ले जाते हैं और आप जो बोलते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा उनको नहीं पसंद है, डर लगता है, ट्रॉमा है, सबसे बुरी यादें हैं, हम उसी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो अंदर सड़ रहा है और तुम्हें उसके बहुत सारे सिम्टम्स आज लाइफ में नज़र भी आ रहे हैं और फिर भी तुम उसे रिमूव नहीं करोगे और बीमारी बढ़ेगी। तो हम उसे जब रिमूव करवाते हैं, ये जो थेरापीज़ हम उसको करवाते हैं, और जब वो रिलीज़ होता है तो लिटरली पीपल चीख चीख के रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, सब इतना सारा हैवी प्रोसेस होता है। पर जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए फिर आप उनका इंटरव्यू लो, फिर पूछो, तो ऐसा फीडबैक होता है कि जन्म से कभी नहाए ना हो और वो इंसान को रगड़ रगड़ के कोई नहला दे तो जो फ्रेशनेस उसको फील होगी, जो अच्छा उसे महसूस होगा, जो लाइटनेस उसके शरीर में महसूस होगी ना, ये महसूस वो तब करते हैं जब मन का कचरा साफ करते हैं। क्योंकि हर सुबह उठ के तुम शरीर को साफ कर देते हो, शरीर की साफ सफाई हो जाती है, तुम हर रोज़ नहाते हो। कितने अवेयर लोग हैं हम लोग, एवरी डे बॉडी को साफ करना है, एवरी डे घर को साफ करना है, पर मन का क्या? फिर उसको कब साफ करोगे? इसको नहीं किया
तो ये जब प्रोसेस होती है ना, तो हम वर्कशॉप में फील करते हैं, लोग ये फीडबैक देके जाते हैं, और हमारे कितने सारे पार्टिसिपेंट का ये फीडबैक है कि जब ये नेगेटिविटी रिमूवल यानी जो ट्रॉमा रिमूव करते हैं ना, फिर शाम को जाके घर पे केक काटते हैं। वो बर्थडे नहीं है बट दे कट द केक। वो कहते हैं तन से तो सालों पहले धरती पे आ गया, आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, दिस इज माई न्यू बर्थडे। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन से जीत गए तो सब कुछ जीत गए। आई रियली वॉन्ट टू नो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताओ मैम मुझे, जो कि एक इंसान डे टू डे लाइफ में कर सकता है, दैट कैन रिड्यूस फियर एंड रेज देयर एनर्जी एंड देयर मूड, एलिवेट देयर मूड। सो इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आपकी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ है, जैसे हम हॉबीज़ कहते हैं, राइट, तो आप अपने दिन में थोड़ा बहुत तो समय निकाल ही सकते हो ना, कि जिसमें आप अपने फेवरेट काम करो, राइट। आपको क्या पसंद है? आपको दोस्तों के साथ बातें करना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव करना पसंद है, जो भी पसंद हो आपको, जो आपके शौक है उसे फॉलो कीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरा तो पेंटिंग बहुत पुरानी हॉबी है, मेरी बहुत प्यारी हॉबी है। मैं कहती हूँ लास्ट पेंटिंग कब किया था? बोले जब स्कूल में था तब। तो ये तो गलत बात होगी ना। जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है उसको तो अपने डे टू डे लाइफ के शेड्यूल में एवरीडे रखना था, और आपने उसे को निगलेक्ट कर दिया। जापान में ओकिनावा आइलैंड है, जहाँ पे इस दुनिया के सबसे ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीने वाले, लॉन्ग लाइफ जीने वाले लोग मिलेंगे। आप ओकिनावा आइलैंड में घूम रहे हो सकते हैं आपके बाजू में कोई गाड़ी लेके जा रहा है और आपको पता ही नहीं, वो 95 ईयर्स के अंकल हो सकते हैं। सो इतनी हेल्दी लाइफ, तो उनके ऊपर बहुत दुनिया भर में रिसर्च हुए, बुक्स लिखी गई है। उसमें एक चीज़ लिखी गई, वहाँ के लोग सबसे पहला क्या करते हैं पता है? जब सुबह उठते हैं उनके ज़िंदगी में, आज आप सुबह उठते हो, क्या भागा दौड़ी में होते हो? ऑफिस जाना है, काम करना है, स्कूल जाना है, टिफ़िन लेना, हम उसमें रहते हैं ना। उन लोगों का लाइफस्टाइल क्या पता है? सबसे सुबह उठ के पहला काम करो, अपनी हैप्पीनेस को ट्रिगर करो, अपनी हैप्पीनेस को जागृत करो। और क्या करते हैं पता है? सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है अपना फेवरेट काम, जो भी पसंद है। जिसको गार्डनिंग पसंद है वो गार्डनिंग करना शुरू करेगा, जिसको लोगों से बात करना पसंद है वो करेगा, किसी को पेंटिंग पसंद है पेंटिंग करेगा, डांस का शौक है डांस करेगा। यानी इतनी हद तक इंपॉर्टेंस के सुबह उठ के पहला काम तो फेवरेट काम होना चाहिए, ताकि दिन की शुरुआत खुशी से हो। और दिन अगर खुशी से शुरू करोगे, दिन कितना अच्छा जाएगा, जीवन कितना अच्छा जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिसेस करो जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती हो। कहीं ना कहीं मन को खुश करने के लिए, आई थिंक टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, you have to find the purpose of life, as written in the book Ikigai. क्योंकि अगर आपके जीवन में आपके पास एक पर्पस नहीं है, you don't know what to do, right? You don't know why you are waking up in the morning, then आप कहीं ना कहीं वहीं अपनी जीवन को समाप्त कर देते, वहीं अंत हो जाता है आपके जीवन का। मैम, fear, jealousy, all these negative emotions जो कि एक इंसान के माइंड में होते हैं, after everything we discussed, right? क्या हर इंसान के अंदर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की ताकत होती है? Yes, हम इंसान हैं, भगवान ने हमको इतनी सारी क्षमता इसीलिए दी है। ऐसा नहीं है भगवान है ना हमारे साथ वो नहीं रखते कि मैं इंसान बनाऊंगा तो इसको शक्तियाँ दूंगा और इसको नहीं दूंगा। उसके आगे कोई भेदभाव नहीं है। yes, सबको इक्वल शक्ति मिली। सबको इस दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड का पावर मिला, वो अफ्रीकन हो या अमेरिकन हो, इंडियन हो या यूरोपियन हो, राइट। तो रिप्रोग्राम जहाँ माइंड है वहाँ नियम सेम अप्लाई होंगे। जैसे अगर एक मानो कुत्ता इंडिया में है और वही प्रजाति का कुत्ता अगर आपको अमेरिका में मिलेगा, तो दोनों भौंक सकते हैं, सेम तरह से ही भौंक सकते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली वही क्वालिटी इंसान में भी है। हर इंसान अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकता है, रीसेट कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है। हमें एक इंसान बोलता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका रूट कॉज क्या हो सकता है? क्योंकि हो सकता है उसका अपब्रिंगिंग, हो सकता है कि ज़िंदगी में उसने बहुत सारी चीज़ों में फेलियर देखा हो सकता है कि उसने सही ज्ञान कभी लिया ही ना हो। अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की वो प्रैक्टिसेस, वो एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ उसने लर्न ही नहीं किया, तो डेफिनेटली ही विल बी इन अ लो कॉन्फिडेंस जोन। बट अगर वो एफर्ट्स डाले तो लो कॉन्फिडेंस से वो हाई कॉन्फिडेंस पे आ सकता है। ऋतिक रोशन को जब इस इंडस्ट्री में आना था वो लो लेवल के कॉन्फिडेंस पे थे, क्योंकि वो स्टैमरिंग के शिकार थे। वो बहुत मतलब कहते हैं वो ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, बट उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग ली, अपने आप को कोच किया, गाइड किया, बेहतर बनाया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया, अपने इश्यू को प्रैक्टिस से सॉल्व किया, और आज आप उनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं स्क्रीन पे, राइट। सो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो हम वापस अचीव नहीं कर सकते। हम क्या एक इंसान जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इज इट बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग दैट ही हैज़ गॉट?
या दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो कि अननोइंगली इंडियन पेरेंट्स करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट डिक्रीजेज द कॉन्फिडेंस इन देयर किड्स, जिसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि आगे लाइफ में उनके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. इसको कहते हैं नो जोन. नो जोन माने NO नो जोन. हमारे इंडियन पेरेंट्स की ना एक तकलीफ है, हम ना के अंदर ही बहते रहते हैं. ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. आपको पता है अभी रिसेंटली एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक बच्चा है, उसकी मम्मी के साथ जा रहा है, बोटिंग कर रहा है, और उसने कहा कि मम्मी क्या मैं पानी में हाथ डाल सकता हूँ, और मम्मी ने कहा नहीं, तो बच्चा उसकी कॉपी कर रहा है. राइट. ट्रू. तो नहीं मतलब ठीक है, वो डेंजरस था, वहां पे आपने नहीं बोला, पर वो बच्चा कब चिढ़ गया होगा कि सोचो उसकी मम्मी ने कितनी चीजों में नहीं बोला होगा. हर छोटी छोटी चीज पे इंडियन पेरेंट्स ना बोलते रहते हैं. राइट. देखो बहुत बड़ा डेंजरस है, कोबरा सामने आ गया है, वो छत पे खड़ा है, डेफिनेटली आप ना कहो क्योंकि बच्चे की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. पर आपका बच्चा मानो एक पेन लेके कुछ ड्राइंग बना रहा है, नहीं ये मत करना, दीवार मत गंदी करना, अपने कपड़े मत गंदे, खेल रहा है, ये नहीं. हम कितना ना करते हैं. खाली इंडियन पेरेंट्स को ये बोलना कि आप है ना अपने आप का पूरा दिन का रिकॉर्डिंग करो, एक ऑडियो है ना रिकॉर्डर बाजू में रखो और पूरा दिन अपने कन्वर्सेशन अपने बच्चे के साथ सुनो. आपको पता चलेगा मैक्सिमम टाइम अपने मुंह से ये नहीं ना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ये नहीं खेलना, नहीं सो ये करना, वो करना. मतलब हर चीज़ में हम उसको रोक टोक सलाह से ही हमको लगता है कि हम उसको बेस्ट बना देंगे. ऐसा नहीं है. बिंदास छोड़ो उसको, फ्रीडम दो उसको. एक सर्वे हुआ था US में कि वहाँ के पेरेंट्स, उनके बच्चे जब 14 ईयर्स के हो जाते हैं तब तक, बहुत पुराना सर्वे तो उस वक्त टेप्स आती थी, तो बोले हमारे बच्चे USA के बच्चे 14 ईयर्स के हो जाए तब तक उसके माँ बाप 36 कैसेट्स भर जाए उतना नेगेटिव कमांड उसे दे चुके होते हैं. तू नहीं कर सकता, तू रहने दे, तू मत कर, तू ऐसा है, तू है. सोचो. और अगर मैं तो कहती हूँ यही सर्वे इंडिया में करवा लो तो कैसेट वैसेट तो छोड़ो, हमारी पास जो HD होगी ना वो भी कम पड़ेगी. तो इतना मना करते हैं, तो ना सुन के बच्चा कभी ग्रोथ नहीं करेगा. डेंजरस है, बस उसी में रोको, बाकी उसको फ्लो करने दो. यार दीवार गंदी करी तो नया कलर करवा लेना, दो चीज़ें टूट गई नई बसा लेना. तूने बच्चा लाए ही हो धरती पे, तो फिर हर चीज़ में क्यों काउंटिंग करना कि ये खराब हो गया वो. अरे उसको बिंदास खेलने दो, उसको आगे बढ़ने दो. यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम, बचपन से ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी डाल दी जाती है कि बचपन से ही बच्चे को लगने लग जाता है आई हैव स्टार्टेड फेलिंग. राइट. अगर किसी भी इंसान की लाइफ में, पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट को अगर हम देखते हुए बात करें, बहुत सारे फेलियर्स हों, ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ नोज in his life, a lot of places where the person has failed, not able to achieve things, and he personally feels कि यार मुझसे बड़ा फेलियर कोई भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि घर में था तो पेरेंट्स ना बोल रहे थे, काम पे गया तो बॉस ने ना बोल के निकाल दिया, रिलेशनशिप में गया तो गर्लफ्रेंड ने ना बोल के निकाल दिया, दोस्तों के पास जाता हूँ तो कहते हैं कि यार तुझे तो कोई अप्रूव नहीं करा तो हम तुझे क्या अप्रूव करेंगे. एंड द पर्सन फील्स कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ. क्या वो फिर से बिलीव कर सकता है खुद में? इज़ देयर अ पॉसिबल वे जिससे कि ही कैन हैव अ कम बैक इन हिज लाइफ, या वी कैन से कि यार इतना कुछ होने के बाद तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू कम बैक. मैं सिंपल कहूँगी, आप है ना एक फिल्म देखना, यस मैन, जिम कैरी की एक फिल्म है यस मैन, बहुत बढ़िया फिल्म है. उसमें एक बंदा है जिसके हर चीज़ में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ है, आप जैसे बोल रहे हैं ना वैसी ही परिस्थिति उसके साथ है, और उसका एक कारण वो देखता है कि वो खुद भी इतना नेगेटिव पर्सन बन गया है और उसकी वजह से उसकी हर परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है. फिर वो एक वर्कशॉप में जाता है और हमारे जैसे कोई ट्रेनर उसके साथ बात करते तो ऑब्जर्व, हम लोगों को मिलके ऑब्जर्व कर लेते कि यार ये कौन से जोन में है. तो ऑब्जर्व करते हैं कि बंदा बहुत नेगेटिव स्टेट में है, तो उसको ना एक होमवर्क देते हैं कि कुछ समय के बाद तुझे वापस आना है, बस उतने तक एक ही टास्क करना है, तुझे कुछ भी मिले हर चीज़ में एक ही शब्द बोलना, यस. तेरा अच्छा हो, तेरा बुरा हो, तेरा फ़ायदा हो, तेरा नुकसान हो, तू सिर्फ एक ही चीज़ कहेगा यस. एंड वो बंदा से प्रैक्टिस करता है यस 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 यस, छोटे मोटे नुकसान भी करता है, बट अल्टीमेटली उसकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है.
और इस फिल्म का नाम इसीलिए है यस मैन। तो ये फिल्म ये दिखाती है कि ज़िंदगी में ना हो सके उतनी बातों में यस मैन बनो, हर चीज़ को ट्राई करो, नए नए एक्सपीरियंस करो, अपनी लाइफ के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। लाइफ में ना छोटा मोटा रिस्क भी लो, क्योंकि हम रिस्क लेने से भी डरते हैं और कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। इससे बड़ा कोई रिस्क नहीं हो सकता। तो लाइफ में जब आप अपने आप को शिफ्ट करते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे शिफ्ट होगा। हम यस मैन मूवी से ना मुझे याद आया कि आई थिंक इफ़ यू आर पॉजिटिव अगेन राइट इन सर्टेन थिंग्स, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। अगर आप एक नेसेयर हो, हर चीज़ के लिए ना बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ड्रॉप हो जाता है। आप कुछ करने जाते हो अच्छा और वो अच्छा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपने बात शुरू होने से पहले अच्छा ये तो नहीं हो पाएगा, ओह सॉरी, अच्छा ये मुझे तो नहीं लगता, बट हाँ देखता हूँ, एंड देन इट हैपन्स। बट आपने कॉन्फिडेंस कहाँ लूज कर दिया? इनिशियल फेज में आपने बोल दिया ये तो नहीं हो सकता, नो नो नो, एंड आई नो वेयर दिस नो इज कमिंग फ्रॉम। इट इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स समवेयर, जिन्होंने बचपन से ही उस बच्चे को हर चीज़ के लिए मना किया। No, you can't do this. No, you can't play. No, you can't go out. No for an answer for every single thing. खेलने जाओ मम्मी, नहीं खेलने जाना। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का फियर है एज अ पेरेंट कि वो कहीं अकेले जाके वहाँ पे गिरना चाहे। तुमने उसको गिरने नहीं दिया, तुमने उसको सही से चलने नहीं दिया, तुमने उसको सही से कोई भी काम करने नहीं दिया। एंड देन यू से ओ माई किड इज लैकिंग कॉन्फिडेंस। I really want this coming from your end. कुछ सिंपल हैबिट्स जो कि एक इंसान के इनर कॉन्फिडेंस को बेटर कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप ना ज़िंदगी में एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप बचपन से लेके आज तक आपके साथ जो भी कॉन्फिडेंस की घटनाएं घटी है, जो आपको ऐसा अनुभव हुआ कि जिसमें आपने आत्मविश्वास फील किया हो, वो एक लिस्ट बनाओ। तो जैसे बचपन से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कभी आपका हैंड राइटिंग अच्छे हो, किसी ने अप्रिशिएट किया हो, आपके मार्क्स अच्छे आए हो, आपकी किसी ने छोटी बड़ी बात चीज़ में तारीफ करी हो, आपने कोई अवार्ड मेडल जीता हो, कोई रेस में फर्स्ट आए हो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। जब आपकी पहली बार प्लेसमेंट हुई हो, आपकी जॉब हाथ में लगी हो, या आपकी ज़िंदगी की पहली कमाई हाथ में आई हो, वैसे कोई भी घटनाएं जो आपको लगती है कि जिसमें आपने कॉन्फिडेंस फील किया हो, आपने कोई अचीवमेंट पाया, अवार्ड पाया, कोई अच्छा खाना बना दिया, किसी की मदद कर दी, राइट? ऐसे कोई भी दिन, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी शादी का दिन भी याद कर सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं मैडम वो दिन याद मत करो, वो आखिरी दिन था। ठीक है, ऐसे केसेस में मत याद करना, बाकी शादी का दिन भी कॉन्फिडेंस का दिन होता है। तो ऐसे जितने भी आपको पल याद है ना अपनी ज़िंदगी में, एक लिस्ट बना दो और एक मस्त मतलब पोस्टर लो, उसके ऊपर अच्छे हैंड राइटिंग से वो लिखो, उसको अच्छे से डेकोरेट करो ना, घर के ना दरवाजे के पास या घर के बाथरूम में लगा दो। यानी घर से बाहर निकलने से पहले या फिर सुबह उठने के मतलब समय के वक्त आप उसको ज़रूर पढ़ो। आप ये हैबिट रख सकते हो कि घर में सुबह उठे, पहला ही मैंने वो पोस्टर पढ़ा, फिर दिन की शुरुआत करी, तो आपको याद आ जाएगा कि मैं कितना वर्दी हूँ, मैं कितना इनफ हूँ। या घर से बाहर जब दुनिया भर की स्ट्रगल लड़ने जाते हो, वहाँ पे भी लगा सकते हो, उस वक्त भी ये पढ़ सकते हो। तो दैट इज़ द हैबिट जो हमारे वर्कशॉप में हम करवाते हैं कि आप ऐसी प्रैक्टिस करो और हर रोज़ अपने आप को याद दिलाओ कि मैंने ज़िंदगी में कितना कुछ किया है। हम एक इंसान की लाइफ का पर्पस क्या है? आपने अभी बोला, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बोली, राइट? क्या सिर्फ कमाना उसकी लाइफ का पर्पस है? क्या शादी करके सेटल होना उसकी लाइफ का पर्पस है? या उसकी लाइफ का एक्चुअल पर्पस कुछ और ही है? और अगर एक इंसान अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझ पा रहा है, वो उसको कैसे डिस्कवर कर सकता है? हम इंसान इस धरती पे जब आए हैं तो सोचिए, एक चीज़ भगवान के पास ऑप्शन था, हमें बहुत कुछ बना के भेज सकते थे, गधा, कुत्ता, तोता, मेंढक, राइट? हमें कुछ भी बन सकते थे। और अगर वो बन गए होते, हम कुत्ते के शरीर में अगर इस धरती पे आज आए होते, हम क्या ही कर रहे होते? भौंक रहे होते इधर उधर, राइट? एक मेंढक बन रहे होते, क्या ही कर रहे होते? एक चिपकली होते, क्या ही करते हो? सोचो, वो ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें आना है, खाना पीना है, अपनी जनरेशन को बढ़ाना है, वापस आ जाना है। इंसान ही एक ऐसी नस्ल है या इंसान ही ऐसा एक जीव है जिसको अपलिफ्टमेंट गिफ्ट में मिला, जिसको अवेकनिंग गिफ्ट में मिला, जिसको अपने आप को और बेहतरीन करना गिफ्ट में मिला। कितना सब कुछ हमें गिफ्ट में मिला। तो हम भी अगर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं, तो हम में और वो जानवरों में क्या फ़र्क रहा? ट्रू।
राइट। तो जिंदगी एक प्रोग्रेस है, जिंदगी ग्रोथ है, अपने आप को जानना जिंदगी है, जिंदगी में खुश रहना जिंदगी है, लाइफ का ये पर्पस है। और पर्पस आप दुनिया को कैसे पूछ सकते हो, हर एक का पर्पस उसके अंदर भगवान ने छुपा के रखा है। आपने तमाशा फिल्म देखी होगी जिसमें बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि रणबीर कपूर, हाँ, रणबीर कपूर को ना समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आगे की कहानी क्या है। तो वो है ना जाता है एक इंसान के पास जो उसको बचपन में कहानियां सुनाते थे और उसको कहते हैं कि बताओ बताओ मेरी ज़िंदगी की आगे की कहानी क्या है। और वो इंसान उसको बहुत अच्छा कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की कहानी तू मुझसे सुनना चाहता है, तेरी ज़िंदगी का पर्पस तू मुझसे पूछ रहा है। अरे तेरे अंदर सब छुपा हुआ है और तू ढूंढ रहा है बाहर। यानी वो कहते हैं ना वो पर्ल हमारे अंदर है और हम बाहर समुद्र में ढूंढने चले गए हैं, पर रियल पर्ल तो तुम्हारे अंदर है। तो तुम अपने अंदर उतरो, अपने आप के पास जाओ, अपने आप के साथ बैठो, जानो, पूछो, बात करो, मिलो खुद से। ये सेल्फ ही तुम्हें सब बताएगी। तो योर पर्पस इज ऑलरेडी हिडन विद इन यू, यू हैव टू सर्च फॉर इट। एम्बिशियस होना और एक पीसफुल लाइफ जीना, क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं? हो सकती है। एम्बिशियस होना, बट एम्बिशन से हमारा एडिक्शन हो जाए, लगाव हो जाए, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट? तो फिर वो कभी भी हमें पीस या हैप्पीनेस तक नहीं पहुंचने देगी। पर एम्बिशियस होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि निराशावादी लोग कभी हैप्पी नहीं रह सकते। हमें तो आशावादी हमेशा रहना है, पर वो आशा है तो ही मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आज प्रेमानंद जी है, जिनके आज आप वीडियो बहुत देखते हैं, लोग इनके पास जाते हैं, तो उनको मैं कहूँगी वो भी तो एम्बिशियस है। किस बात को लेके कि मैं समाज को कुछ अच्छा दे के जाऊँ, कुछ अच्छा उनको बता के जाओ, कुछ राह दे के जाओ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी वजह से ही वो अनहैप्पी या हैप्पी उनका स्टेट रहे, नहीं, वो तो एटर्नल हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं स्थित है, पर वो लोगों को अच्छा गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो एम्बिशन रखो, बट पीस भी हमारा उसकी वजह से सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। हम एक इंसान अपनी एस्पिरेशंस को अचीवमेंट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता है? एंड आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड अ फ्रेमवर्क जहाँ पे गोल सेटिंग आसान हो जाए एक इंसान के लिए, फ्रॉम एस्पायरिंग फॉर समथिंग एंड टू अचीविंग समथिंग इन देयर लाइव्स। सो सबसे पहला तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है तो आपको ना वो फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हम यहाँ हैं और हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। हमारा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हम सफल भी हो सकते हैं, निष्फल भी हो सकते हैं, हम हेल्दी भी रह सकते हैं, हम बीमार भी हो सकते हैं। फ्यूचर इज लाइक फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट? आपको अपनी पॉसिबिलिटी चूज करनी है कि मुझे किसको अपने जीवन में लाना है, किसको मैनिफेस्ट करना है। और वो मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करके अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपने बिलीफ से उसको क्रिएट करना है। इसी को कहते हैं क्रिएशन ऑफ आवर फ्यूचर। इसी को आज की भाषा में हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, राइट? सो आप अपने आपकी जो आपकी इच्छाएं हैं, जिसको आपको मतलब है कि मुझे करना है, तो आप उसको जीना शुरू करो। इस पल में आपको अगर वो मिल गया हो तो आप कितनी खुशी में रहेंगे, कितना अच्छा वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे। वो वाइब्रेशन में रहना शुरू करो और जो काम कर रहे हो ना उसको 100% करना शुरू करो। आई टेल यू वन थिंग, दिस इज अ लॉ ऑफ 100%। आप अपने आप को ना सच में एक चीज़ पूछ के देखना कि आप जिंदगी में जो भी काम करते हो, कितनी चीज़ों में आप 100% करते हो। आप ऑफिस में जा रहे हो और अपना काम कर रहे हो, क्या आपने जितना बेस्ट दे सकते थे क्या उतना बेस्ट दिया? क्या आप जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कितना किया? सच में हम उसको अधूरा ही छोड़ते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, 10 विचार हमारे अंदर होते हैं। हम जो कर सकते हैं वो कमाल का है और हम जो कर रहे हैं वो शर्मनाक है। अभी बहुत अच्छी बात बोली आपने। मतलब लोगों को ना कहीं यही समझ में नहीं आता है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस कैसे करें, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड कि करियर, फैमिली, सेल्फ केयर, मतलब बिना बर्नआउट के ना लोगों को समझ में नहीं आता कि चीज़ें होंगी कैसी। वहीं पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड होता है कि आर यू डूइंग द 100% दैट इज़ रिक्वायर्ड? यू आर नॉट डूइंग 100% एंड स्टिल यू आर बर्निंग आउट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को सही तरीके से समझा ही नहीं, आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस आउट किया ही नहीं। यू वर इन अ रेस जहाँ पे आप एक प्रॉपर पैटर्न में नहीं चले। आई थिंक यू डिड नॉट प्रायोरिटाइज द राइट थिंग्स बिटवीन द रॉन्ग थिंग्स। आप अच्छा करने निकले थे बट आप डिविएट हो गए, आपने 100% दिया नहीं। ना 100% देने की वजह से आपको बर्नआउट फील हो रहा है, क्योंकि जो टाइम आप उस समय दे सकते थे अब आपको ओवर टाइम करके उसको कंपनसेट करना पड़ रहा है। सही बात है। ट्रू।
आई थिंक दैट बिकम्स द प्रॉब्लम फॉर पीपल इन द डे टू डे लाइफ. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ना पीपल आर नॉट ग्रेटफुल, राइट. इन सभी सिचुएशंस के अंदर हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू बी ग्रेटफुल? हम जब हैप्पीनेस का कोई भी प्रोग्राम लेते हैं, मैं कोई ऑनलाइन सेमिनार ले रही हूँ या वर्कशॉप ले रही हूँ, 2 दिन का प्रोग्राम है या 8 दिन के रिट्रीट है, हमेशा ग्रेटिट्यूड जो होता है ना, वो हमारा हमेशा का कंपलसरी मॉड्यूल होता है. ग्रेटिट्यूड के अलग अलग आयाम होते हैं. ग्रेटिट्यूड को अलग अलग लेवल पे हम सीखते हैं, समझते हैं, उसके अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं. बट हमारा कोई भी वर्कशॉप या हैप्पीनेस की कोई भी बात ना ग्रेटिट्यूड के अगर बगैर करोगे ना, वो बात अधूरी है. क्योंकि हैप्पीनेस विदाउट ग्रैटिट्यूड आप कभी भी अचीव कर ही नहीं सकते. आप ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते अगर आपका दिल कृतज्ञता से भरा नहीं है. तो जो अनग्रेटफुल हार्ट होते हैं ना, वो हमेशा कंप्लेन मोड में होते हैं, वो हमेशा दुखी ही होते हैं, वो कभी पीस को अचीव नहीं कर सकते. बट अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, पीस चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए, तो मेक श्योर आप ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, जिसमें क्या नहीं है को छोड़ के क्या है के ऊपर फोकस करें, और जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू करें. ज़िंदगी में शुक्र करना यानी शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है. और आप देखो, हम छोटी छोटी बात करते हैं ना घर में एक दूसरे के लिए, तो हमें ऐसा होता है कि अप्रिशिएट मी यार, मैंने ये किया. माँ बाप बच्चों को सुना देते, देख मैंने तेरे लिए ये किया. घर में लोग एक दूसरे को सुनाते हैं अप्रिशिएट मी. क्यों सुनाते पता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए दिखाना चाहते हैं, देख मैंने ये किया. सोच तुम्हारे भगवान तुमको कितना सुनाना चाहते होंगे. कहीं ना इंसान ने उनको कितना अप्रिशिएट किया. क्योंकि प्रॉब्लम वही है ना, एक्सेप्टेंस, राइट. भी एक बहुत बड़ा इशू है. अरे कर दिया, एक्सेप्ट कर लो ना यार, दैट यू हैव डन इट फॉर द पर्सन दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. अब यही तो प्रॉब्लम आ जाती है कि यार एप्रिसिएशन चाहिए. इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है कि इस बंदे ने मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया. निस्वार्थ भाव नहीं है. व्हेनेवर वी से ना कि अनकंडीशनल लव समवेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स इन अ पर्सन्स माइंड. क्योंकि एक माँ के अलावा कोई भी किसी को भी अनकंडीशनली मोहब्बत प्यार नहीं कर सकता. अ पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड दैट, एंड एवरीबडी नीड्स अप्रिसिएशन. थैंक यू बोल दो, लव यू बोल दो, प्यार से यही बोल दो कि यार आपने जो किया. एटलीस्ट पेरेंट्स को भी आप अप्रिशिएट तो करो ना. मतलब आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन पीपल कि पेरेंट्स बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते. बच्चों ने सीखा ही नहीं पेरेंट्स से अप्रिशिएट करना, तो माँ बाप को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? उन्होंने वो फीलिंग समझी नहीं ना कभी जिंदगी में. अगर पेरेंट्स ने उन बच्चों को अप्रिशिएट किया होता, ओ वाओ बेटा तुमने कितना अच्छा किया लाइफ में, अच्छा कर लिया, हाँ वो तो होना ही था, पास तो होना ही था ना, करना ही था. इतने पैसे खर्च करे तेरी पढ़ाई में, पास भी नहीं होता तो फिर तो हम स्कूल से निकाल देते तेरे को. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स पेरेंट्स से एट टाइम्स. दे डोंट अप्रिशिएट. वो उसको जता जरूर देते हैं कि हाँ तो भैया हम तो तेरे को पढ़ा ही रहे हैं ना, हमारा तो फर्ज है तेरे को पढ़ाने का. तो बाद में बच्चे भी यही बोलते हैं, हाँ पापा आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया, ये मेरा फर्ज था, मैंने कर दिया. ओके टाटा बाय बाय, आई एम लिविंग द हाउस. सही बात. एंड देन दे से कि ग्रेटफुल नहीं है बच्चे. आपने सिखाया उनको ग्रेटफुल होना. डिड यू टेल देम दैट आपको चीज़ों को आपने अप्रिशिएट किया उसको कभी? व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग दैट द किड विल अप्रिशिएट यू? सही बात है. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to make certain people understand these things. So before we come to an end to today's episode, I really want you to tell us what is that one thing that definitely makes a lot of difference in a person's life, in a day-to-day life, in a person's day-to-day life. Okay, day-to-day life के लिए मैं सिंपल कहूँगी, एक है ना, एक आदत है जो मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ. एंड कई बार हमारे प्रोग्राम में तो हम उनको ठोक पीट के करवाते हैं, मतलब घंटों तक उसकी प्रैक्टिस कराते हैं. और वो इतनी सिंपल आदत है, एंड वो है 24 घंटे बिना वजह अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखने की आदत डाल दो. लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं.
इसीलिए सबसे ज़्यादा आज हम स्ट्रेस में घूम रहे हैं, क्योंकि माइंड एंड बॉडी का ऐसा कनेक्शन है कि जो माइंड का स्टेट रहता है ना, वैसा बॉडी रिएक्ट करता है। और आप जब टेंशन में होते हैं ना, सबसे पहला अगर कोई चीज़ गायब होती है वो आपकी मुस्कुराहट है, और आप जब खुश होते हैं ना, सबसे पहली कोई चीज़ आती है वो है आपकी मुस्कुराहट, राइट। तो मुस्कुराहट ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं हैप्पीनेस का, तो मुस्कुराना पहले शुरू कीजिए। छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मिलिए तो हंसिए। आप सिक्योरिटी वाले को देख रहे हैं, हंस के बात करो। आप अपने उबर के ड्राइवर है, रिक्शा का ड्राइवर है, हंस के बात करो। आप हेलो विश करो, सिंपल एक स्माइल करो। लोग भी जो आपको स्माइल करते हुए देखेंगे ना, आपको अच्छे ऑरा और अच्छे वाइब्रेशंस आपको छोड़ेंगे। तो हम लोग हंसना भूल चुके हैं। और आज जापान जैसे कंट्रीज हैं जहाँ पे तो स्माइल के ऊपर कोचिंग क्लासेस शुरू हो गए, स्माइल कोचिंग क्लास। वाई? बिकॉज पीपल फॉरगेट हाउ टू लाफ, हाउ टू एंजॉय, हाउ टू स्माइल, राइट। तो अपनी जिंदगी में ना एक आदत डालो, एक दूसरे के साथ बात करो, मुस्कुराओ, खुद को जब आईने में देखो मुस्कुरा के देखो। तुम्हें ब्यूटीफुल ये कर्व मिला है जो तुम्हारी लाइफ को ठीक कर सकता है। इस कर्व को अपनाइए। This curve can change the curve of your life. True. I'll say thank you so much, ma'am, Yeah. for being here and sharing all the insights, and definitely adding value to my life, and through the platform adding value to people's lives. Thank you so much, ma'am. Thank you.